जम्मू कश्मीर के अंदर 22 अप्रैल को जो पाकिस्तानियों के द्वारा हमला किया गया, उसके बाद से हम सभी व्यथित हैं और लगातार इस बारे में सोच रहे हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या एक्शन होना चाहिए, सरकार से भी हमारी अपेक्षाएं हैं। एक बात हमारे दिमाग के अंदर लगातार आ रही है और हम सभी इस बात से बड़े जो है वो क्यूरियस हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर ये घुसपैठिए आते कहाँ से, ये घुसपैठ होती क्यों है और क्यों हम इस घुसपैठ को रोक नहीं पाते। वो कौन से कारण है जिनके कारण जहां हमारी फेलियर रहती है, या फिर क्यों हम इसको रोक नहीं पा रहे, क्यों इतने बड़ी मात्रा में या फिर जितनी भी मात्रा के अंदर लोग आए, 5 भी लोग अगर बाहर से आ रहे हैं तो वो भी कैसे आ गए और वो हथियारों के साथ में किस तरीके से भारत के अंदर एंटर कर जाते हैं। और फिर जब हथियारों के साथ भारत में एंटर कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं रोक पा रहे। हमारे सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में कहां पर कमी है, क्या कुछ सिक्योरिटी के अंदर क्या कुछ लोग मिले हुए हैं या कुछ और बात है क्या। तो इसी का विश्लेषण जो है वो हम आज के इस वीडियो के अंदर करेंगे कि आखिर घुसपैठ होती क्यों है। घुसपैठ किसी एक कारण से नहीं होती है। घुसपैठ को अगर समझना है, इन्फिल्ट्रेशन को अगर हमें समझना है, तो ये एक काफी बड़ी बात है, या फिर इसको थोड़ी गहराई से समझा जाए। लगभग मैंने जो अलग अलग कारण देखे हैं, उन कारणों को अगर मैं समराइज करूं तो 8 मुख्य कारणों के अंदर उसे समराइज किया जा सकता है जिनके कारण घुसपैठ होती है। एक एक करके हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहला कारण जो मुझे दिखाई देता है कि क्यों हम इस इन्फिल्ट्रेशन को क्यों नहीं रोक पाते, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफिकल लोकेशन। भौगोलिक क्षेत्र जो जम्मू कश्मीर का है, खासकर कश्मीर का, वो बहुत डिफिकल्ट है। वहां पर उसको ज्योग्राफिकली इतना वो इस तरीके का एरिया, जैसे अभी जो ये घटना घटी, वो घटना घटी है बेसरान वैली में। बेसरान वैली जो है वो पहलगाम के पास पड़ती है। पहलगाम के पास से ही एक लिडर रिवर जाती है। ये लिडर रिवर जो है ऊपर शेषनाग झील से आ रही है। ये पूरा क्षेत्र जो है पीर पंजाल रेंज का आता है, जो हिमालय के लोअर हिमालय के अंदर आती है पीर पंजाल रेंज। और इस पीर पंजाल रेंज जो है उसके अंदर डेंस फॉरेस्ट है, बहुत गहरे जो है घने जंगल है। यहाँ पर नदियां हैं, यहाँ पर नाले हैं, यहाँ पर पहाड़ियां हैं। तो इन नदियों में, नालों में, पहाड़ियों में, इन सब के अंदर कॉन्स्टेंटली 24/7 वॉच रखना, ये इतना ज्यादा आसान काम नहीं है। और आप कितना भी इसमें एफर्ट लगा लो, आप 100% एफर्ट भी लगा लोगे तो भी इसके अंदर चूक की गुंजाइश जो है वो निश्चित रूप से रहती है। यहां पर सिचुएशन ऐसी है कि जहां डेंस फॉरेस्ट है वहां विजिबिलिटी इतनी कम होती है, आपको दिखाई नहीं देता। 100 मीटर से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो किस दिशा में जाओगे। टेररिस्ट अगर छुपे हुए हैं, जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके आ गए हैं, वो कहां छुपे हुए हैं, उनको पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। और इसीलिए जो है वो एक डेटा ये कहता है कि पिछले साल 2024 के अंदर जो हमारी कैजुअलिटीज हुई है काफी ज्यादा इस एरिया के अंदर। लगातार हम पेट्रोलिंग करते हैं और पेट्रोलिंग के अंदर काफी बार एनकाउंटर्स जो है वो होते हैं टेररिस्ट के साथ में। भारत के लगभग जो है 50 सैनिक जो है इसके अंदर शहीद हुए इन इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए। तो बॉर्डर के ऊपर इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए सेना के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हमें उस ज्योग्राफिकल टेरिटरी को समझना होगा कि वो ज्योग्राफिकल टेरिटरी बहुत खतरनाक है। उस टेरिटरी के अंदर हर तरीके से पूर्ण रूप से उसको ब्लॉक कर देना ये उतना संभव है ही नहीं। और इसका फायदा जो है पाकिस्तान उठाता है, और वो पाकिस्तान उठाकर उसका फायदा उठाकर, और उसने जितने भी इन्फिल्ट्रेशन किए हैं और आतंकवादियों ने जो इन्फिल्ट्रेशन किए हैं वो उसी के कारण जो होती है। तो सबसे पहला कारण जो हमको दिखाई देता है वो है कि वहां की बहुत डिफिकल्ट ज्योग्राफिकल टेरेन है। वहां का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा कठिन है। खासकर अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय के अंदर जो बड़ी ज्योग्राफिकल जो इन्फिल्ट्रेशन हुए वो हुए पुंछ में, राजौरी में, कठुआ में, डोडा में, सांबा में। ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र डेंस फॉरेस्ट के क्षेत्र हैं। यहाँ नदियां हैं, नाले हैं, पहाड़ियां हैं, और जिनके कारण इन्फिल्ट्रेशन जो है बड़ी मात्रा में हो रहा है। तो पहला कारण तो यही है। दूसरा बड़ा कारण जो दिखाई देता है वो है बॉर्डर जो है पूरी तरह फेंस्ड नहीं है। पूरी तरह बॉर्डर के ऊपर तारबंदी नहीं हो रखी। हालांकि 2014 के बाद से, या फिर उससे पहले भी कहें तो 2003 के बाद से, जब से सीज फायर लाइन जो है वो हुई, सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, उसके बाद से बॉर्डर फेंसिंग के ऊपर लगातार काम किया जा रहा है। और ऑलमोस्ट बॉर्डर जो है फेंस्ड है। मतलब पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो 100% तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट बॉर्डर जो है उसकी फेंसिंग हो चुकी है, उसके ऊपर आपने तारबंदी कर दी है। लेकिन उसके बाद भी समस्याएं आती हैं नदियों और नालों वाले क्षेत्र के अंदर। जहां पर नदियां हैं, नाले हैं और जहां पर जंगल बहुत खतरनाक है, वहां पर फेंसिंग काम करती नहीं है।
अगर आपको फेंसिंग लगातार एक ही डायरेक्शन में करते जाओगे तो आपको बहुत बड़े क्षेत्र में जंगल वगैरह काटने पड़ेंगे, वो वहां पर नहीं हो पाता। और नदियों और नाले वाले क्षेत्र में तो आप पानी को कैसे रोकोगे और उसके बीच में फेंसिंग जो है वो कैसे करोगे। तो इसलिए बॉर्डर जो है पूरा पोरस है, पूरा पूरा बॉर्डर तो नहीं, लेकिन कुछ बीच बीच में ऐसे पैचेस जो है वो बचे हुए हैं, कुछ ऐसे ऐसे क्षेत्र बचे हुए हैं जहां पर बॉर्डर पूर्ण रूप से फेंस्ड नहीं है। वहां पूर्ण रूप से जितनी उसके अंदर चीजें होनी चाहिए वैसा नहीं है। भारत और पाकिस्तान का एक बहुत लंबा बॉर्डर है, 3323 किलोमीटर का बॉर्डर है, जिसमें अगर हम जो जम्मू कश्मीर के अंदर एलओसी को देखें तो ये 740 से लेकर 746 किलोमीटर तक की एलओसी जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो इतनी बड़े बॉर्डर को फेंस करना, हमने लगभग पूरे बॉर्डर को फेंस किया है, लेकिन जहां पर ज्योग्राफिकली ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा तो वहां पर फेंसिंग को जो है करना बड़ा मुश्किल है। फिर भारत सरकार ने इसको सोचा कि भाई अब जहां ज्योग्राफिकली नॉर्मल रूप से फेंसिंग करना संभव नहीं है तो कुछ दूसरे तरीके देखते हैं, और इसके लिए हमने एक प्रोग्राम भी चलाया जिसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। 2016 के अंदर जब भारत के अंदर पठानकोट के अंदर हमले हुए, पठानकोट हमलों के बाद में भारत ने इस बात को धार लिया, इस बात को सोच लिया, निश्चित निर्णय कर लिया कि अब आगे से हम बॉर्डर के अंदर इन्फिल्ट्रेशन नहीं होने देंगे, और इसलिए फिर बॉर्डर को पूर्ण रूप से रोका जाए। तो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस जो है उसके सोचे जाए, और इसलिए काफी इन्वेस्टमेंट भी किया और काफी सारे टेक्नोलॉजिकल जो कार्य हैं वो कार्य करने की भी कोशिशें जो है की गई। जैसे थर्मल इंफ्रारेड जो थर्मल इमेजर्स जो है उनका प्रयोग किया गया। यहाँ पर इंफ्रारेड लेजर्स जो है वो और लेजर बेस्ड जो इंट्रूडर अलार्म्स होते हैं कि अगर कोई घुसपैठ करे तो उससे अलार्म आपको पता लग जाए। वहां पर जो है वो कहीं पर वाइब्रेशन हो रहा है, कहीं पर कुछ सेंसेशंस हो रहे हैं तो उससे भी आपको अलार्म जो हो कि किसी प्रकार का कोई बड़ा मूवमेंट चल रहा है। इस प्रकार के टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस भी किए गए। एरियल जो सर्विलांस होता है, जहां पर ऊपर से एक गुब्बारा टाइप का एरोस्टेट होता है, जिस एरोस्टेट को नीचे बांध दिया जाता है और ऊपर जो उसको रखते हैं और उसके माध्यम से फिर उसका पूरा 360 डिग्री का जो सर्विलांस है उसके ऊपर निगरानी रखने का काम जो है वो भी किया जाता है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ऐसे यान जहां पर मानव रहित जो यान होते हैं जिनको अपन ड्रोन्स वगैरह कहते हैं, ड्रोन्स के माध्यम से भी करने की कोशिशें जो है वो की जाती है। सोनार बेस्ड सिस्टम जो है वो भी लगाए गए इन नदियों वाले क्षेत्रों के अंदर। फाइबर ऑप्टिक सेंसर्स जो है वो भी लगाए गए हैं। लेजर वॉल्स जो है वो भी लगाई गई है। नाइट विजन कैमराज जो है उनका प्रयोग भी करने का कोशिशें की गई है। तो ये सब चीजें जो है कोशिश की गई है, और इसके लिए एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, एक व्यापक एकीकृत बॉर्डर प्रबंधन जो प्रणाली है उसको लागू किया गया 2016 में। लेकिन टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस जो है वो हमेशा पूर्ण रूप से फुल प्रूफ होते हों ऐसा नहीं होता है। टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस के अंदर भी काफी सारी समस्याएं आती है। जैसे नाइट विजन कैमरा है तो उस नाइट विजन कैमरा की बैटरी जो है वो ज्यादा देर नहीं चलती। सेंसर्स जो है वो कभी कभी उसके अंदर फॉल्ट हो जाता है। सेंसर्स के अंदर मशीनें हमेशा ही सही से काम करे ऐसा नहीं है। कभी कुछ भी फॉल्ट हो गया तो फॉल्ट हुआ तो वो आपका सिस्टम फेल हो जाएगा। आप अगर उसके भरोसे बैठे रहोगे तब तो सारा काम ही खराब हो जाएगा। ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, इनकी भी एक लिमिट है कि वो कितनी देर जो है वो हवा में रहकर अपना सर्विलांस कर सकते हैं। तो इस वजह से टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस जो है वो फुल प्रूफ सॉल्यूशन वो भी नहीं होते। और दूसरी बात इसके अंदर ये भी है कि इसके अंदर जो कॉस्ट ओवररन है वो भी बहुत ज्यादा है। कई सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी है जिनकी हम चर्चाएं जरूर सुनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उसको वहां इंप्लीमेंट हो सके वो वैसी इंप्लीमेंटेबल चीजें जो है वो अभी तक नहीं। हमने इजराइल से भी जो बॉर्डर मैनेजमेंट की सिस्टम्स हैं, ये बॉर्डर मैनेजमेंट की जो टेक्नोलॉजीज है वो लेने के प्रयास किए हैं, लेकिन वहां पर भी फुल प्रूफ सिस्टम्स जो है वो नहीं है। फिर ये बॉर्डर जो है फेंसिंग वाला इशू तो है ही, उसके साथ साथ के अंदर इसके अंदर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कमियां भी है। एडमिनिस्ट्रेटिव कमियां ये है कि इसके अंदर ये जो पूरा जो CIBMS है, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, इसको लागू करने में काफी डिले भी हुआ है। कि जैसे इसको 2016 में लागू किया गया था और ये कहा गया था कंप्लीटली इसको 2019 तक हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, लेकिन क्योंकि बीच में कोरोना भी हुआ और उसके बाद में जो लगातार इस पर डिले होती गई, कुछ जगहों पर ब्यूरोक्रेसी के बीच में और आर्मी के बीच में, BSF के बीच में, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन का थोड़ा बहुत अभाव रहा और इनके कारण ये जो बात है वो लगातार डिले होता गया। ये प्रोजेक्ट जो है वो अभी सरकार ने कुछ समय पहले ये कहा कि इस प्रोजेक्ट को हम दिसंबर 2025 तक पूरा करेंगे, लेकिन दिसंबर 2025 तक पूरा करने के बाद भी टेक्नोलॉजी के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट रहने से हम इन्फिल्ट्रेशन को 100% रोक देंगे ऐसा नहीं है। हालांकि टेक्नोलॉजी एक बहुत महत्वपूर्ण सहायक है। इन्फिल्ट्रेशन को, घुसपैठ को रोकने के लिए तकनीक एक बहुत महत्वपूर्ण सहायक हो सकता है, लेकिन पूर्णतः तकनीक के ऊपर निर्भर रह जाना, ऐसा उससे हम अगर इन्फिल्ट्रेशन को रोक लेंगे तो ऐसा संभव जो है वो नहीं होगा। जहां जहां पर नहीं है, हमारे पास में कुछ दिक्कतें हैं, वहां पर जरूर टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो है किया जा सकता है। फिर एक और इसी पोरस जो बॉर्डर है या जो फेंसिंग वाली जो इशू है, उसके बाद में एक और पाकिस्तान वालों ने आजकल जो शुरू किया है, खासकर फिलिस्तीन से सीख कर, कि उन्होंने टनलिंग करना शुरू किया।
कि नीचे से टनल बना बनाकर भी जो है वो कई बार ऐसा इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिशें जो है वो की जाती है। कुछ टनल्स जो है, हालांकि बहुत बड़ी मात्रा में टनल्स जो है वो नहीं है, लेकिन कुछ टनल्स ऐसी भी डिटेक्ट हुई है जहां पर पाकिस्तानी जो है वो उस पूरे इलाके के अंदर नीचे से सुरंग बनाकर भारत की तरफ जो है वो आने का प्रयास भी करते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के कार्य भी किए जा रहे हैं। तो वो भी एक बड़ी समस्या जो है वो बॉर्डर मैनेजमेंट के अंदर रहती है। फिर तीसरी बड़ी जो समस्या अपन को दिखाई देती है यहां पर, वो है वहां का क्लाइमेट और वेदर। क्लाइमेट जो है वो हमेशा एक जैसा नहीं है। खासकर ठंड का जो मौसम होता है, ठंड के मौसम के अंदर बर्फबारी जो होती है बहुत ज्यादा होती है, और उस बर्फबारी के अंदर इस पूरे बॉर्डर को सील करके रख पाना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। फेंसिंग करते हैं, जैसे बॉर्डर की फेंसिंग की लगभग पूरी फेंसिंग होती है। जब बर्फबारी होती है, जब स्नोफॉल होता है, तो ये जो स्नोफॉल होता है वो 15-15 फीट तक का स्नोफॉल हो जाता है, और उसके अंदर आपकी जो 1/3 फेंसिंग है वो हर साल डैमेज हो जाती है। यानी आप पूरी फेंसिंग बनाते हो और लगभग 1/3 फेंसिंग तो जो हर साल वापस डैमेज हो रही है, और उसको फिर से रिपेयर करो, और फिर से रिपेयर करने के लिए वापस 3 से 4 महीने का समय जो है फिर से लग जाता है। तो इस वजह से भी बॉर्डर के अंदर जो है एक बड़ी समस्या यहां पर हमको वेदर और जो क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण हमारे को जो चैलेंजेस मिलते हैं वो भी बड़े चैलेंजेस जो है वहां पर है। तो तीसरा एक बड़ा कारण जो है वो ये भी दिखाई देता है। चौथा और जो बड़ा भयंकर कारण है वो तो ये है कि देखो, दुनिया के अंदर अगर पड़ोसी बहुत अच्छा हो तो इतने बॉर्डर मैनेज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन इतने सब बॉर्डर मैनेज करने की मुख्य कारण जो है वो रहता है, वो है कि आपका जो पड़ोसी है वो पड़ोसी इस घात में ही है कि कब आपसे हल्की सी चूक हो, या फिर कब जो है वो किस कमी है, जहां जहां कमियां हैं उन कमियों का वो फायदा उठाए। ठीक है, इसलिए पाकिस्तान के द्वारा लगातार प्रयास जो है वो करते रहते हैं कि किस तरीके से क्रॉस बॉर्डर जो इन्फिल्ट्रेशन है उसको हो। पाकिस्तान के द्वारा सीज फायर का वायलेशन किया जाता है। पाकिस्तान के कई जो है वो बॉर्डर पोस्ट है, उन बॉर्डर पोस्ट से वो फायरिंग करते हैं, और जब वो फायरिंग करते हैं तो एक तरीके से वो इन्फिल्ट्रेटर्स जो होते हैं, इन इन्फिल्ट्रेटर्स से भारतीय सेनाओं का या भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनका ध्यान हटाकर इस जो आपका सीज फायर वायलेशन है उसके तरफ लगाना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम सीज फायर वायलेशन को छोड़ देंगे तो वो पाकिस्तानी उस तरीके से हावी हो सकते हैं, और अगर हम जब उधर एफर्ट लगाते हैं तब उसके पीछे जो है वो एक तरीके से शील्ड मिल जाती है, उनको एक कवर मिल जाता है, और वो कवर देते हैं इन्फिल्ट्रेटर्स को कि घुसपैठिए किस तरीके से भारत के अंदर आए। तो वो घुसपैठिए इंडिया के अंदर आ जाते हैं जब वो सीज फायर वायलेशन करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर उन्होंने बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह जो है कर रखे हैं। उनका पाकिस्तान के अंदर उन्होंने जो रोड्स बना रखी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी उन्होंने बहुत अच्छा बना रखा है, जिससे कि जब मौका मिले, जिसे मौका मिले, वो पाकिस्तान से भारत के अंदर जो है एंटर हो। हालांकि हम पिछले कुछ समय में बहुत कोशिश कर चुके हैं और जो इन्फिल्ट्रेशन है वो काफी कम हो चुका है, लेकिन एक भी इन्फिल्ट्रेशन, 5 लोगों के इन्फिल्ट्रेशन से इतनी बड़ी घटना जो है, नियत लोगों पर वार करने के लिए तो 2 लोग भी खूब है, और उन 2 लोग भी अगर कुछ वेपन्स के साथ में आ जाते हैं तो उससे बड़ा काम जो है वो किया जा सकता है। और जितने एडवांस वेपन्स उनको जो है वो दिए गए हैं, वो सब पाकिस्तान अगर साथ ना हो तो इतने एडवांस वेपन्स के साथ में ट्रांसफर जो है वो इस तरफ नहीं हो सकते। और हमें ऐसा लगता है कि ये सारा का सारा इन्फिल्ट्रेशन एक दिन में ही हो गया है, कि सारे के सारे लेकर वेपन और एक दिन के अंदर ही घुस गए। वो धीरे धीरे घुसते रहते हैं, और फिर भारत के अंदर जो है वो या फिर इन जंगलों में, और वो वहां पर स्टे करते हैं, काफी लंबे समय तक स्टे करेंगे, और उसके बाद में फिर धीरे धीरे उस इलाके के अंदर आकर अपनी गतिविधि करेंगे, और गतिविधि करके और फिर वापस जो है वो वापस चले जाएंगे। तो ये इन्फिल्ट्रेशन का बड़ा कारण जो है वो है पाकिस्तान का उनको सपोर्ट, और पाकिस्तान की तरफ से जो प्रॉक्सी वॉर भारत में छेड़ी हुई है। पाकिस्तान सामने से युद्ध जो है वो युद्ध करने की उसकी क्षमता है नहीं, और इस वजह से वो एक छद्म युद्ध जो है भारत के साथ कर रहा है, और जिसके अंदर वो पीछे से उसको ऐसे लोगों को घुसवाकर या फिर ऐसे लोगों को इंडिया के अंदर ही ट्रेन करके और उनको जो है बताया जाए कि आपको किस तरीके से भारत के विरुद्ध काम करना है। क्योंकि ये जो बिना अगर आपको मतलब उसकी ट्रेनिंग ना मिले, अगर उनका जो ब्रेन वॉश ना हो, आइडियोलॉजिकल ब्रेन वॉश वगैरह वो ना हो, तो फिर इतने सब कार्य करने जो है इतने संभव होते नहीं है। तो एक बड़ा कारण जो है वो है प्रॉक्सी वॉर, जिसकी तरफ से वो पाकिस्तान ने भारत की तरफ छेड़ी हुई है। 5वां बड़ा काम जो कारण है वो जो दिखाई देता है वो है कि इंटेलिजेंस के अंदर हमारी भी कमियां है, और खास करके कोऑर्डिनेशन के अंदर कमी है। कि कोऑर्डिनेशन के अंदर एक बड़ी कमी ये आती है कि बीएसएफ, आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस, ये 3 जो है वो मुख्य एजेंसियां हैं जो कि उस जगह की सुरक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये तीनों ही एजेंसियां अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंदर काम करती है। आर्मी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, बीएसएफ होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है जम्मू कश्मीर सरकार के अंदर काम करती है। हालांकि आजकल जम्मू कश्मीर सरकार होम मिनिस्ट्री के अंदर में है। तो
जो आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए पहले से तो बेटर हुआ है, लेकिन फिर भी कई बार इंटेलिजेंस शेयरिंग के अंदर भी कमियां जो है दिखाई देती है। तो इंटेलिजेंस शेयरिंग का जो गैप है, वो गैप या फिर जो कोऑर्डिनेशन का गैप है, वो भी एक इशू है, और उसकी वजह से भी कई बार कमियों का फायदा जो है वो पाकिस्तानी जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं या पाकिस्तानी जो घुसपैठी हैं उनके द्वारा उठाया जाता है। छठा बड़ा कारण जो है वो दिखाई देता है, वो है लोकल सपोर्ट, कि बिना स्थानीय सपोर्ट के कोई भी इन्फिल्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अब स्थानीय सपोर्ट जो है पिछले कुछ समय के अंदर उनका निश्चित रूप से कम हुआ है। लोकल रिक्रूटमेंट्स भी जो है वो लोएस्ट है, कि जो आर्मी चीफ ने बताया कि 2024 के अंदर जितने भी जो टेररिस्ट को जो है वो उनको खत्म किया गया, अगर 73 टेररिस्ट को खत्म किया गया तो उसमें 60% जो है पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, यानी लोकल टेररिस्ट जो है वो अब कम है। पहले के टाइम के अंदर जो है वो जब 90s का समय था, तब एक तो फेंसिंग वगैरह कुछ थी नहीं और किसी प्रकार का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना था नहीं, तो हजारों की संख्या के अंदर से तो इन्फिल्ट्रेशन होता था, और वो इन्फिल्ट्रेशन भी होता था, इधर से भी लोग जो है उधर ट्रेन होने के लिए जाते थे। तो वो पुराने जो लोग हैं वो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, और साथ साथ में नए जो लोग हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की संख्या कम हुई है, लेकिन पैसिव सपोर्ट देने वालों की संख्या अभी भी है। ठीक है, हालांकि बहुत बड़ी मात्रा में नहीं, लेकिन कुछ मात्रा के अंदर पैसिवली जो है इन मामलों को सहयोग करने वालों की संख्या है, और उस लोकल सपोर्ट के बगैर ये सब संभव नहीं हो पाता। लोकल सपोर्ट उनको ज्योग्राफिकल एरियाज के बारे में बताता है, लोकल सपोर्ट उनको जो है वो आर्मी की इंटेलिजेंस के बारे में बताता है कि कहां पर मूवमेंट हो रहा है, टूरिस्ट की मूवमेंट कहां है, कहां आप जो है वो आराम से जाकर ये काम जो है कर सकते हो। तो इस लोकल सपोर्ट का भी एक बड़ा जो रोल रहता है, वो रोल जो है उसके अंदर है। फिर एक बड़ा कारण जो है वो हमारी सुरक्षा एजेंसियों के साथ ये भी है, क्योंकि ये टेरेन, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि ये जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है बहुत टफ है। हम किसी स्टूडियो में बैठकर या किसी ऐसी कमरे में बैठकर हम जो बातें करते हैं वो बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन उस जगह पर जाकर युद्ध करना और उस जगह पर लगातार डटे रहना, इस डटे रहने के लिए जिस मानसिक रूप से आपको स्ट्रांग होना पड़ता है, जिस तरीके से शारीरिक रूप से स्ट्रांग होना पड़ता है, वो सामान्य व्यक्ति काम नहीं कर सकता। भारतीय सैन्य बल जो है उनको इस बात के लिए सैल्यूट है, उनको जितना सम्मान किया जा सकता है उतना कम है, कि वो इस डिफिकल्ट टेरेन के अंदर भी भारत की रक्षा जो है वो करने के लिए वहां खड़े हैं। अगर वो ऐसा ना करें तो फिर गड़बड़ जो है होगी। लेकिन दूसरा पक्ष उसका ये भी है कि वो भी इंसान है, और इंसान है तो इंसान को सभी प्रकार की जो इंसान की कमियां होती है वो उनके अंदर भी आती है। आप अगर रेगुलरली ऐसे मामले में रहोगे, ऐसी जगहों पर रहोगे, तो आपको मेंटल स्ट्रेस भी होगा, आपको फिजिकल एक्सर्शन भी होगा, आप शारीरिक रूप से थकोगे भी, और अगर आपकी लंबी पोस्टिंग ऐसी जगह पर हो गई तो आप परिवार से दूर हो, जान हथेली पे लेकर जो है लगातार चल रहे हो, तो आपके चैलेंजेस जो है वो उस तरीके के साइकोलॉजिकल और मेंटल चैलेंजेस सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ में भी रहते हैं। तो वो भी एक बड़ा कारण है जिसके कारण कभी कभी जो चूक हो जाती है। यहां बात ऐसी है कि आप अगर आप काम कर रहे हो और आप 90% अलर्ट हो, 10% की कमी हुई और 10% का 99% अलर्ट हो, और अगर 1% की भी कमी हुई, तो आगे जो लोग हैं वो तो फायदा उठाने के लिए तैयार ही बैठे हैं। एक बार कमी हो और कमी होते ही जो है वो हम किस तरीके से इसमें एंटर करें। तो ये भी एक बड़ी कमी जो है वो हमको दिखाई देती है। फिर एक और बड़ी कमी है, वो है रिसोर्सेज की भी कमी दिखाई देती है, कि रिसोर्सेज के दृष्टिकोण से देखे जाए संसाधन जो है वो उतने नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी जो है वो है। अगर सैन्य बलों को भी देखे जाए तो सैन्य बल भी, खासकर जो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस हैं, उन सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस के अंदर काफी वैकेंसीज हैं, काफी सारे जो नए रिक्रूटमेंट्स करने की भी हमको जो है निश्चित रूप से आवश्यकता है। ठीक है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाने की आवश्यकता है, हालांकि वो डिफिकल्ट एरियाज है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले कुछ समय के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर एरियाज के अंदर काफी बना है, निश्चित रूप से वो बना है, लेकिन हमको और इंप्रूवमेंट करने की वहां पर भी जरूरत है। और इसके अलावा हमें एक जो चीज है कि इक्विपमेंट्स जितने, जैसे भी मैंने कहा, जो कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर भी टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस के बारे में, तकनीकी जो उपाय है उनके बारे में सोचा गया, लेकिन उन तकनीकी उपायों को उपलब्ध करवाना, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, उसकी रिलायबिलिटी जो है वो इश्यूज होती है, उसकी क्वालिटी का जो इशू है वो बड़ा रहता है, और इन सब कारणों के कारण जो घुसपैठी है वो भारत के अंदर आते हैं। तो घुसपैठिए भारत में क्यों आते हैं, उनके लिए क्या कारण है, तो किसी एक कारण से हम उसको नहीं बता सकते, ये काफी सारे रेस्पॉन्सेस जो है वो है। और अगर हमें रोकना है तो एक तो हमारा जो फेंसिंग है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। टेक्नोलॉजी पर हम टेक्नोलॉजी का सहायता ले सकते हैं, लेकिन जब तक मैन पावर, जब तक आपका ऑन ग्राउंड के ऊपर लोग जब ढंग से मतलब वो उसको विजिट नहीं करेंगे, वहां पर पेट्रोलिंग नहीं होगी, तब तक इस प्रकार की घटनाएं घटनी जो है वो हो सकती है, उस प्रकार की चूक का वो फायदा उठा सकते हैं। दूसरा, हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इंटेलिजेंस के अंदर आपका टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस भी आता है और आपका ह्यूमन इंटेलिजेंस भी आता है।
मानवीय जो लोग हैं आपको वहां पर अपने लोग रखने पड़ेंगे जिससे आपको पता लग सके किस प्रकार का मूवमेंट हो रहा है और किसका नहीं हो रहा है। और इंटेलिजेंस शेयरिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ साथ जिस प्रकार के कम्युनिकेशन डिवाइसेस वो लोग यूज कर रहे हैं, उन कम्युनिकेशन डिवाइसेस को कैसे ट्रैक किया जा सकता है, उनके मूवमेंट्स को किस तरीके से ट्रैक किया जा सकता है। तो इसके लिए हम चाहे सैटेलाइट इमेजेस का प्रयोग करें, चाहे हम जो है वो जो सेंसर्स होते हैं उन सेंसर्स का प्रयोग करें, कम्युनिकेशन जो ट्रैकर्स होते हैं उनका प्रयोग करें, इनके माध्यम से भी ट्रैकिंग जो है वो की जा सकती है। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस प्लस टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस, मानवीय जो आपकी इंटेलिजेंस है, खुफिया जानकारियां हैं वो भी, और साथ साथ में तकनीकी सहायता जो उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। और बॉर्डर गार्डिंग के अंदर हमको जो निश्चित रूप से एक स्ट्रॉन्ग मैन पावर की आवश्यकता है। फिर एक जो है वो हम क्यों दिक्कत कहां आती है, एक बड़ी दिक्कत ये भी है कि हम जो है डिफेंसिव है इस मामले के अंदर, कि भारत जो है वो हम रक्षा के लिए खड़े हुए और अगले लोग जो है वो अटैक करने के लिए खड़े, हम रक्षा के लिए खड़े, और जैसे ही हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई कमी हुई हल्की सी, और उन्होंने उस हल्की सी कमी का फायदा उठा लेते हैं। उसका अगर हम दूसरा कर दें कि हम थोड़े डिफेंसिव की जगह थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच रखें, अग्रेसिव अप्रोच रखेंगे तो इसका मतलब है कि अब हम वहां जा रहे हैं बार बार। और जैसे कि अभी अपने पिछले वीडियो के अंदर चर्चा की थी कि पाकिस्तान कह रहा है शिमला समझौता तो अब है ही नहीं, तो एलओसी नाम की तो कोई चीज अब हमें उस एलओसी को रेस्पेक्ट करने की जो इतनी कोई खास जरूरत है नहीं कि हम एलओसी को क्रॉस नहीं करेंगे, एलओसी को क्रॉस नहीं करेंगे। हमें जब हमारी आवश्यकताएं हैं तब हमें एलओसी को क्रॉस करके और उनको सबक सिखाना चाहिए, ताकि वो डरे कि भारतीय कहीं इन्फिल्ट्रेशन ना कर दे, कहीं इंडिया से जो है वो लोग आकर और हमें जो है वो कब मार जाएंगे कब ठोक जाएंगे ये पता नहीं रहेगा। तो इसलिए जब तक हम एग्रेसिव अप्रोच नहीं अपनाएंगे तब तक हमको इस तरीके की समस्याएं जो है होती रहेगी। और ये समस्या हमारे पास आज की नहीं है, ये समस्या ऐतिहासिक है। अगर हम इतिहास में भी देखें तो हम हमेशा रक्षा के अंदर रहे, और जब रक्षा के अंदर रहे तो हम हजारों साल तक रक्षा हम करते रहे। और जब हमारी चूक हुई है, जिस दिन हमारी चूक हुई, चूक होते ही जो भी लड़ाके थे या फिर जो भी बाहर से आने वाले आक्रमणकारी थे वो आक्रमणकारी भारत के अंदर आ गए। तो हम जब तक डिफेंसिव रहेंगे तब तक उनको मौका मिलेगा, क्योंकि वो मौके की लगातार तलाश के अंदर है। तो इसलिए मौका उनको देना ही नहीं, और मौका देने का नहीं देने का सबसे सही तरीका होता है कि आप एग्रेसिवली, अगर आप उनकी टेरिटरी में जा रहे हो तो लड़ाई हमारी टेरिटरी में ना होकर लड़ाई उनकी टेरिटरी में हो, तो फिर इन्फिल्ट्रेशन वाली जैसी चीजें जो है वो नहीं सोच सकेंगे। तो हमको हमारी खुद की डिफेंस तो रखना ही है, साथ साथ में कई बार उनको इस प्रकार के जो चकमे हैं वो भी देने हैं कि जहां पर भारत भी सामने से कार्यवाही करे, तब जाकर इन घुसपैठ वगैरह की चीजें जो है वो रोकी जाएगी। और इन सभी जो एरियाज हैं जिनके ऊपर बड़े ने चर्चा की, इनके ऊपर भी काम करने की आवश्यकता है। कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो काफी अच्छा प्रयास था, लेकिन इसको इतना डिले हो गया है, ये काफी देरी इसमें हुई है। तो ये एक कमी हमारी जो कमियां हैं वो भी हमें देखनी पड़ेगी, और उन कमियों को निश्चित रूप से दूर किया जाएगा भविष्य के अंदर। और ऐसे इन्फिल्ट्रेशन या इस प्रकार की जो घुसपैठ है उस घुसपैठ को भारत रोकेगा और उसको एक करारा जवाब जो है वो देगा। धन्यवाद।